हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम में जुलाई 2019 में आपके गणित के पोर्शन के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको हम करेंगे। प्रॉपर सॉल्यूशन आपको उसका मिलेगा इस वीडियो में। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, 31 जनवरी को आपका पेपर है, तो आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है आपके, जैसे 2018 में, फिर आपका 2019 में 2 बार एग्जाम हुए थे, एक जुलाई में एक दिसंबर में, तो 2018 वाला जो पूरा प्रैक्टिस सेट है उसको मैंने करवा दिया है। CDP वाला पोर्शन, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ वाला और मैथ वाला, इसको आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन वीडियोज़ का लिंक प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ से उन वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। इसका PDF भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान की रफ्तार विद धीरज पांडे पे मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए और वहाँ से इसका PDF प्राप्त कीजिए। तो चलिए हम इसका जो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है जो आपके जुलाई में पूछा गया था 2019 में, उसको हम पहले कर ले रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चंस को देखते हैं। एक बीकर के 3/7 भाग में पानी है। बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 16 लीटर पानी की आवश्यकता है। बीकर की धारिता क्या है? ये कह रहा है कि 16 लीटर और पानी की आवश्यकता है और भरा कितना है? 3/7 भाग। तो बचा हुआ भाग कितना होगा? तो एक में से हम 3/7 को घटा देंगे। हमने माना कि पूरा भाग 1 है, यानी उसकी धारिता 1 है, तो हम इसमें से 3/7 को जब माइनस करेंगे तो आपका 4/7 आएगा। और 4/7 ही कितने के बराबर है? 16 लीटर पानी, क्योंकि 16 लीटर पानी की आपको आवश्यकता है। अब यहाँ से देखिए, जो आपका 4/7 बचा हुआ भाग हुआ, इस 4 से 4 चौके 16, यहाँ आपका 1 बचा और इस 7 को उधर ले गए तो 1 की वैल्यू क्या बन गई? 28। यानी आपको जो बीकर की धारिता बतानी है वह आपकी आई 28 लीटर, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही मान लिया था कि हमारी जो धारिता है वह 1 है। तो इसका जो सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 4 वाला। निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या अवरोही क्रम को निरूपित करती है? आपने अक्सर सुना होगा आरोही अवरोही। आरोही मतलब बढ़ता क्रम, अवरोही माने घटता क्रम। तो घटते क्रम को आपको छांटना है। तो इन चारों में आप पहले देखिए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 30.5 है। 30.5 जिस ऑप्शन में सबसे पहले आया रहेगा वही ऑप्शन आपका सही होगा। तो देखिए इसमें नहीं आया तो ये सही नहीं। अब देखिए इन तीनों में आपका 30.5 आया है, तो 30.5 के बाद उससे सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 30.5 की जस्ट छोटी संख्या तो आपकी 3.50 है। तो 3.50 जिसमें आया होगा वो आपका ऑप्शन सही होगा। लेकिन देखिए इसमें नहीं आया, यानी ये सही नहीं है, लेकिन इन दोनों में 3.5 आया। इसके बाद 3.5 से छोटी संख्या कौन सी है? तो 3.055, ये आपकी उससे छोटी संख्या है। तो आपका सेकंड नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, एक दुकानदार ने 5.3 किग्रा बादाम, 2100 ग्राम किशमिश और 2.2 किग्रा काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर बराबर 2 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा? इन तीनों को आप पहले ऐड कर लेंगे। ऐड जब आप करेंगे तो देखिए यहाँ 5.3, 2.2 यानी कि 7.5, 7.5 आपका आया और इसमें आपको 2.1 और ऐड करना है तो आपका आ जाएगा 9.6। 9.6 क्या? केजी। इसको आप ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा 9600 ग्राम। क्या कर रहा है? 2 दर्जन पैकेट, 2 दर्जन पैकेट माने 24 पैकेट, तो 24 चौके 96, तो प्रत्येक पैकेट में जो भार आएगा वो 400 ग्राम का आएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं कौन सी संख्या हूं? मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं। मैं 3, 4, 6 का सार्व गुणज हूं। मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा, पहले कह रहा है मैं 2 अंकों की सम संख्या हूँ। सारे सम संख्याएं इलिमिनेट नहीं कर सकते। आप ऑप्शन को इलिमिनेट करना जानिए कि क्वेश्चन को देखने के बाद आप यह जानिए कि कौन कौन सा ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसमें से अभी तो सारे ऑप्शन आपके सही लगेंगे। एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ा, मैं 3, 4, 6 का सार्व गुणज हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या 56 6 का सार्व गुणज है? बिल्कुल नहीं, यानी 56 इसमें से हट गया। मेरे कुल 9 गुणनखंड है। मेरे कुल 9 गुणनखंड है। तो गुणनखंड की अगर जो मैं बात करूँ तो गुणनखंड कैसे निकालते हैं? तो उसका पहले ऐसे नॉर्मल फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 48, 48 का मतलब क्या होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 पे घाते 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, दूनी 16, यानी 2 पे घाते 4 और 16 तियाँ 48। तो गुणनखंड निकालना है। तो ये रूल होता है, गुणनखंड निकालने का ये रूल होता है कि 4 में हम ये जो घात है ना, इसमें हम 1 जोड़ देते हैं। तो 1 जोड़ेंगे तो 4 1 कितना बना? 5, और इसकी घात कितनी है? 1, तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना बना? 2, तो 5 गुणे 2 बराबर 10 आया, यानी कि 48 इसका सही आंसर नहीं होगा। 24 वाला भी इसका सही आंसर नहीं होगा। 36 वाला जो है इसका सही होगा। क्यों? क्योंकि 36 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 और 3 पे पावर 2। अब
गुणनखंड बताने का डायरेक्ट तरीका मैं बता रहा हूँ, बहुत एक तरीका और है उसको भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले डायरेक्ट वाला जानिए कि 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, 6 हुआ। घात में क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं, तो 2 में कितनी घात है 2, यानी इसमें एक जोड़ेंगे 3 होगा। इसकी घात कितनी है 2, तो इसमें एक जोड़ेंगे तो 3 होगा, तो 3 त्रिका 9, कुल 9 गुणनखंड, कुल 9 फैक्टर आपको मिल गए, यानी आपका 36 सही होगा। एक मेथड से आप और जान सकते हैं, यहाँ 1 लिखा, यहाँ 36 लिखा, यहाँ जब हम 2 लिखेंगे तो यहाँ 18 आएगा, यहाँ 3 लेंगे तो यहाँ 12 आएगा, और यहाँ जो आप 4 लेंगे तो यहाँ 9 आएगा, और एक आपका बीच में 6 रहेगा, 6 6 जा 36। तो देखिए 1 का 36 में मल्टीप्लाई हुआ 36 बना, 2 का 18 में मल्टीप्लाई हुआ 36 बना, 3 का 12 में मल्टीप्लाई हुआ 36 बना। कुल 9 गुणनखंड इसके आपको मिल रहे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपका ऑप्शन नंबर 4 वाला जो है वो आपका सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आशा घर के खर्च में से कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल खरीदना चाहती है। प्रत्येक सप्ताह वह सोमवार को 50 रुपये, बुधवार को 100 रुपये और शुक्रवार को 80 रुपये बचाती है तथा रविवार को इसमें से 60 रुपये खर्च कर देती है। उसे 5950 का मोबाइल खरीदने के लिए कितने सप्ताह बचत करनी होगी। इसको करते हैं, इस क्वेश्चन को हम पहले ही जानिए कि उस सप्ताह में बचा कितना पाती है। तो 50 और 100 150, 80 उसमें फिर ऐड करेंगे तो 230 होगा। 230 में से लेकिन वो 60 रुपये रविवार को खर्च कर देती है, तो उसके पास 170 रुपये प्रत्येक सप्ताह में बचते हैं। उसको कितने रुपये चाहिए, 5950 चाहिए। तो एक सप्ताह में बचाई 170 रुपये, तो कितने सप्ताह में 5950 बचाएगी। तो 5950 में हम 170 को क्या करते हैं, 170 से डिवाइड करते हैं। 17 दूनी 34, 17 3 51, 8 बचा आपका 85 हुआ, 17 पचे 85, यानी 35 रुपया जो हुआ आपका सही आंसर हुआ, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड वाला जो है आपका वो सही है, 35। चलिए अगला क्वेश्चन। यदि 11011 कौन सा फॉर्म दिया हुआ है, बाइनरी फॉर्म दिया हुआ है, डेसिमल फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करने का तरीका होता है, देख लीजिए 11011 2 है, तो यहाँ आप क्या करते हैं 1 और ये बाइनरी फॉर्म यहाँ 2 दिया हुआ है, तो 2 की पावर 0 लेते हैं हम, राइट टू लेफ्ट चलते हैं। फिर इस 1 के लिए क्या करेंगे 1 लिखेंगे, क्रॉस एक एक पावर बढ़ाते जाएंगे, 2 टू दी पावर 1 हो गया। फिर यहाँ 0 के लिए फिर हम 2 टू दी पावर 2 कर दिया। फिर यहाँ इस 1 के लिए हमने क्या किया 1 क्रॉस 2 टू दी पावर 3 कर दिया, और हम लास्ट वाले 1 के लिए क्या करेंगे 1 क्रॉस 2 टू दी पावर 4 कर देंगे। तो देखिए जब पहले वाले में 1 आपका बनेगा, दूसरे वाले में 2 बनेगा, तीसरे वाले में 0 बनेगा क्योंकि यहाँ 0 है, चौथे वाले में 8 बनेगा, और पाँचवें वाले में 16 बनेगा। तो 8 16 24 25 27, तो इसका जो सही आंसर हुआ आपका वो 27 हुआ। अब आप उल्टा सीख लीजिए कि डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो 27 है, यहाँ पे आपका जो होता है बाइनरी में 2 बाद में सफिक्स के रूप में दिया होता है, तो 2 से हम डिवाइड करते हैं तो 13 आया, 13 2 जा 26, यानी रिमाइंडर आपका 1 बचा, यानी शेषफल 1 बचा। 2 छक्के 12, यानी शेषफल आपका 1 बचा। 2 तियाँ 6, यानी शेषफल आपका 0 बचा। और फिर 2 एकन्नम 2, यानी शेषफल आपका कितना बचा 2 तियाँ 6, शेषफल आपका 0 बचा, और 2 एकन्नम 2, फिर शेषफल आपका 0 बचा। इसको हम डेसिमल से बाइनरी फॉर्म में लिख रहे हैं। अभी तक मैंने बाइनरी वाला बता दिया कि बाइनरी से डेसिमल में इसका सही आंसर 27 होगा, लेकिन हम उल्टा बता रहे हैं कि आपको डेसिमल दिया हुआ बाइनरी बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में आपका 1 बचा, तो ऐसे उल्टा लिखना शुरू कर देते हैं इस प्रकार से। तो आप इसको लिखेंगे 1 1 0 1 1, और लास्ट में क्या लगा देंगे सफिक्स के रूप में 2, बाइनरी बन गया। एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, यदि वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितना गुणा हो जाएगा। तो आप ध्यान से समझिए, पहले कितना था वर्ग है ये आपका, इसके एक भुजा 10 है, तो बाद में कितना कर दिया गया दुगना कर दिया गया, यानी दुगना कर दिया गया तो कितना हो गया 20 हो गया। जब 10 था तो परिमाप कितना बना 40, क्यों, क्योंकि भुजा गुणे 4, 4 गुणे भुजा, यानी 4 इंटू साइड जो होती है उसकी पैरीमीटर यानी परिमाप होती है किसकी स्क्वायर की। तो इसका भी क्या करेंगे भुजा गुणे 4, यानी भुजा गुणे 4, यानी कि कितना हुआ 80। समझ में आया, पहले परिमाप कितना था 40, बाद में कितना हुआ 80, यानी 2 गुना बढ़ गया। ये देखिए आप एक चीज़ ध्यान रखिए, सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा कि परिमाप में कितनी गुना वृद्धि हुई। यदि भुजा को 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो जितना गुना भुजा बढ़ाई जाती है परिमाप भी उतना ही गुना वृद्धि होती है। तो सीधा सीधा भी आप बता सकते हैं कि 2 गुना। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किन अक्षरों में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममित दोनों की रेखाएं हैं। क्षैतिज मतलब एक सीधी लाइन, ऊर्ध्वाधर मतलब एक खड़ी लाइन। क्षैतिज माने पड़ी लाइन, ऊर्ध्वाधर माने खड़ी लाइन। इसको आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो आप ध्यान से समझिएगा इस बात को, एक खड़ी लाइन एक पड़ी लाइन, इस टाइप की शेप कहाँ दिख रही है यक्स वाले में, यानी आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन आपका है 72 × 28 = 36 × 4,
रिक्त स्थान की संख्या आपको भरनी है। तो मान लीजिए हम इसको x मान रहे हैं, तो आपका 36 दूना 72, 4 सते 28, यानी 2 सते 14, आपका 14 बना। x की वैल्यू क्या बनी आपकी 14। मीन ऑप्शन को पढ़िए और कौन सा ऑप्शन सही है यह बताइए। 7 का गुणज है, बिल्कुल 7 का गुणज है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। एक अभाज्य संख्या नहीं है, बिल्कुल अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है, 14 है। 10 से कम है, बिल्कुल 10 से कम नहीं है, यानी ये भी एलिमिनेट हुआ। एक सम संख्या है, बिल्कुल एक सम संख्या। 56 का गुणनखंड है, बिल्कुल है, 7 8 56। तो इसका जो सही आंसर आया आपका, यानी ए वाला ऑप्शन सही है, उसके बाद आपका डी वाला ऑप्शन सही है और ई वाला ऑप्शन सही है कि ये 56 का गुणनखंड है, यानी ए डी ई। तो इसका जो सही आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर 4 वाला ए डी ई। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एक कक्षा 3 में चतुर्थांश की संकल्पना समझाने के लिए अध्यापक को कौन से उचित अनुक्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता है। आप पहले ठोस पदार्थ को लेकर उसे चतुर्थांश में बांटेंगे। आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल ज्ञान की रफ्तार विद धीरज पांडे पे आप लोग जुड़ जाइएगा, वहाँ आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। क्वेश्चंस को आप आराम से पढ़ लीजिएगा, मैं बस आंसर बताते हुए चल रहा हूँ। ठोस पदार्थ को लेकर उसे चतुर्थांश में बांटना, इसके बाद यानी बी वाला पहले आएगा, यानी बी सी ए, सी वाला फिर चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र दिखाना, और ए मतलब चतुर्थांश के प्रतीक को श्यामपट्ट पर लिखना। इसका जो सही आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर 3 वाला हो गया। अगला क्वेश्चन आपका है 41। कक्षा 3 के छात्र ने 16 × 25 का गुणन इस प्रकार किया कि 16 × 25 बराबर 8 × 2 × 5 × 5, 8 × 5 × 2 × 5, यानी 40 × 10 यानी 400। तो यह आपके एसोसिएटिव लॉ को फॉलो किया, यानी सहचर्य सिद्धांत को फॉलो किया। समयवेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 वाला है, शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधनों का प्रयोग करके। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है। पक्षांतरण, मान सदर्शन, कंठस्थ करना या आकलन करना। तो कंठस्थ करना जो है वो आपका ये सही है, ये गणितीय प्रक्रम आपका नहीं है। निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है। वर्गीकरण, वर्ग समावेश, संरक्षण या मापन। तो इसका जो सही आंसर आपका 3 वाला संरक्षण। संख्या और सांख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 वाला ए और बी दोनों शुद्ध हैं या सही हैं। क्यों? क्योंकि जो आपका सांख्यांक होता है ना, सांख्यांक उसे हम कहते हैं कि जिन संख्याओं को हम प्रदर्शित करने के लिए या चिन्हित करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम सांख्यांक कहते हैं। तो अलग अलग चीज़ों में अलग अलग जगह हम अलग अलग चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे 10 को हमने ऐसे लिख दिया, फिर रोमन अंक में हमने ऐसे लिख दिया, यानी कि एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं। इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 इसका जो होगा वो सही होगा। योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए। एक टोकरी में 15 संतरे हैं और दूसरी टोकरी में 17 संतरे हैं। सब मिलाकर कितने संतरे हैं। एक 9,950 वाले मोबाइल फ़ोन की कीमत में बजट के बाद 375 रुपये की वृद्धि हो गई, नई कीमत क्या है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 वाला होगा। ए योग की समुच्चयन संरचना को प्रदर्शित करता है और बी योग की संवर्धन संरचना को प्रदर्शित करता है। क्यों? समुच्चयन क्या होता है कि उसमें जो इकट्ठा समूह जो चीज़ें होती हैं वो समुच्चयन कहलाती हैं, यानी 15-17 जुड़ेंगे तो इकट्ठा होंगे, यानी समुच्चयन हो गया। और संवर्धन जो होती है ना, वृद्धि होती है। तो मोबाइल के दाम में क्या हुई, वृद्धि हुई। इस वजह से इसका ऑप्शन 2 वाला सही होगा। एक अध्यापक कक्षा 4 के छात्रों को निम्नलिखित कार्य देता है। 25 टाइल को सभी संभव आयताकार व्यूहों में व्यवस्थित करें। इस कार्य से निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय अवधारणाओं को संबोधित किया जा सकता है। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। आयतन, क्षेत्रफल, लंबाई, क्षेत्रफल गुणनखंड परिमाप, क्षेत्रफल परिमाप आयतन या क्षेत्रफल आयतन लंबाई। इसका जो सही आंसर, देखिए आयतन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि आयत में आयतन बनता नहीं है, 2D फिगर होता है, ये द्विविमीय आकृति मानी जाती है। तो आयतन जिसमें उसको तो पहले काट दीजिए, आयतन आयतन काट दिया, आयतन काट दिया, बचा कौन सा, 2 वाला ऑप्शन क्षेत्रफल गुणनखंड परिमाप। पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए। इसका जो सही आंसर आपका वो पहला वाला है। भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है, यानी हम उसकी मात्रा को जानने से पहले हमको उसके वजन को जानना जरूरी होता है। वान हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं को संकेत करते हैं वह है संख्या की संकल्पना, स्थानीय मान, ज्यामितीय चिंतन या भिन्न। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 वाला ज्यामितीय चिंतन। निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है। तो इसका जो सही आंसर है आपका वह है आपका ऑप्शन नंबर 3 वाला है। क्यों? प्रयत्न।
कंठस्थ तो वैसे ही नहीं होता, रटना तो बिल्कुल गलत है मैथ में, और फिर नीचे कंठस्थ वाला दिया हुआ, तो यही तीसरा वाला आपका बचता है, विवेचना करना, अक्षर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप ऑप्शन को छांटना जानिए कि कौन सा ऑप्शन गलत हो सकता है, आपके क्वेश्चन ज़्यादातर लग जाएंगे। आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड जो होगी वो सही होनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि एकदम भर भर के आप एग्जाम में पढ़ के जा रहे हैं तभी आपका पेपर जो होगा सही होगा। आप एग्जाम के टाइम में बैठ कर कितना अच्छा सोच पा रहे हैं, यह चीज़ें डिपेंड करती हैं सीटेट के एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, दो दशमलव वाली संख्याओं के गुणन जैसे कि 0.3 गुणे 0.2 बराबर 0.06 की संकल्पना को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित है? तो इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, डायनिस ब्लॉक्स। डायनिस ब्लॉक्स क्या होते हैं? डायनिस ब्लॉक्स के माध्यम से, डायनिस ब्लॉक्स या ब्लॉक बोलते हैं हम इसको, इससे हम बच्चों को फ्रैक्शन सिखाते हैं। बॉड मास तो आपने सुना होगा ना, बॉड मास जैसी चीज़ें आपने सुनी होंगी। इसमें से बी और ओ को गायब कर दीजिए। DMAS यानी डिवीजन सिखाते हैं, मल्टीप्लिकेशन सिखाते हैं, एडिशन सिखाते हैं, सब्ट्रैक्शन सिखाते हैं, फ्रैक्शन सिखाते हैं, और प्लेस वैल्यू जिसमें हम सिखाते हैं वो हम डायनिस ब्लॉक्स के माध्यम से सिखाते हैं। तो इसकी जो संकल्पना है, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, दशमलव वाली दो संख्याओं को गुणा किया, तो हमने गुणा सिखाया, तो ये डायनिस ब्लॉक से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? छात्रों के प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका सही है। गणितीय अध्ययन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका, वह एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना। अगला क्वेश्चन आपका, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है? फिर प्रभावशाली योजना नहीं है इसमें दिया गया है। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला आपका सही होगा, मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए। बिल्कुल नहीं, आप अधिगम सिखा रहे हैं, किसी चीज़ को अधिगम माने सीखना होता है, तो आप कोई चीज़ अधिगम को चेक करना चाह रहे हैं, उसकी सीखी हुई क्षमता को जानना चाह रहे हैं, तो आप समूह का अगर जो आप व्यक्तिगत प्रयोग करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, यानी कि टीचर के लिए। 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश हैं? तो यहाँ आप समझ सकते हैं 18 चौक 72, 3 75। यहाँ 18 का 4 से गुणा हुआ, 3 मैंने जोड़ा, 75/4 आया। इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं चतुर्थांश यानी 1/4 से, तो ये क्या होता है 75/4 हो जाएगा। और फिर आपका जो ये डिवाइड है ना, ये मल्टीप्लिकेशन में जब आप इसको बदलते हैं तो इस संख्या को पलट देते हैं, यानी 4 4 कटा 75 आया। ऑप्शन नंबर जो आपका होगा वो सेकंड वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 टेनिस खेलते हैं, 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं और बाकी तैराकी के लिए जाते हैं। यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है तो कितने छात्र शतरंज खेलते हैं? ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को। आपके इसके पहले 2018 में जो मैंने मैथ का प्रैक्टिस सेट करवाया है उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्या पूछ रहा है, 160 हैं, कौन 160 हैं, क्या खेलने वाले 160 हैं? तो इसमें कह रहा है कि वॉलीबॉल खेलने वाले, और वॉलीबॉल यहाँ पे देखिए, वॉलीबॉल खेलने वाले 160 हैं और यहाँ पे वॉलीबॉल खेलते कितने हैं, 1/4। 1/4 लोग वॉलीबॉल खेलते हैं जिनकी संख्या 160 है, तो एक की संख्या कितनी हुई, 16 चौके 64 यानी 640। यह जो एक है ना अपने आप में पूरा है, यह पूरी वैल्यू 640 है। तो कह रहा है कि शतरंज खेलते कितने शतरंज खेलेंगे, तो शतरंज वाले छात्र कितने हैं, 6 हैं, और इसकी वैल्यू क्या है, 640 है। तो यहाँ पे जब आप डिवाइड करेंगे इसको, शतरंज वाली पूछी जा रही है तो 16 है, तो 16 चौके 64 यानी कि 40 जो होगा आपका वो सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दीपा एक डाकघर में पत्र और पार्सल डाक से भेजने के लिए जाती है। डाक की दरें इस प्रकार हैं, चित्रित की गई हैं, आपका दिया हुआ है। फिर इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिएगा। दीपा 2 पार्सल क्रमशः 250 ग्राम और 300 ग्राम भार के 2 पत्र क्रमशः 20 ग्राम और 35 ग्राम भार के भेजना चाहती है। उसे कितना डाक शुल्क देना होगा? इसका जो सही आंसर है वो 49 वाला, ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला जो होगा आपका वो सही होगा। 58 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंकों 2 3 4 6 7 8, ऊपर वाला जो क्वेश्चन मैंने करवाया पढ़ लीजिएगा, आप समझ जाएंगे, उसका आंसर 49 आ जाएगा। यदि आपको उसका सोल्यूशन आपसे नहीं बन पा रहा है तो आप बताइएगा, मैं उसका प्रॉपर सोल्यूशन आप लोगों को दे दूंगा। यहाँ देखिए 2 3 4 6 7 8 है, तो कह रहा है कि योग करने पर अधिकतम संभव संख्या होगी। यहाँ आपका 8 लिख लिया आपने, यहाँ नीचे ठीक नीचे 7 लिखेंगे आप, फिर यहाँ 6 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे और यहाँ 2 लिखेंगे। जब इसको आप ऐड करेंगे तो 3 2 5, 6 4 10, 8 7 15 1 16, 1605 यानी सेकंड वाला जो ऑप्शन होगा आपका सही होगा, 1605। नई दिल्ली चेन्नई राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी निम्नलिखित रेलवे समय सारणी को पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दीजिए।
अब ध्यान से समझिएगा, पहले इसमें हम क्या करते हैं, पहले क्वेश्चंस को नहीं पढ़ते हैं, पहले ऑप्शंस को पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चंस पे जाते हैं। ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप फिर उस चीज़ को समझ पाएंगे। भोपाल से विजयवाड़ा की यात्रा का समय 13 घंटे 10 मिनट है, बिल्कुल ये गलत रहेगा, क्योंकि आप यहाँ से देखिए जो प्रस्थान वाला है ना, यहाँ भोपाल वाला, वो 5 मिनट पे है। कौन सा 5 मिनट, 12:05। या हम कह सकते हैं कि यहाँ से 0:05 है, ये रात्रि के 12 जब बज जाते हैं, उसके बाद जो मिनट स्टार्ट होते हैं वो 00 करके शुरू होते हैं, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, इस प्रकार से जब 1 बज जाता है तो यहाँ पे 1 आ जाता है। ये कह रहा है 5 मिनट, और यहाँ क्या है, विजयवाड़ा है, तो विजयवाड़ा 14-15 में से जब आप 5 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 13 घंटे 10 नहीं आएगा, 14 घंटे 10 मिनट आएगा, इस वजह से ये आपका सही नहीं है। फिर आप चेन्नई वाले में से देखिए, यहाँ पे आपका चेन्नई का दिया हुआ है कि नागपुर से चेन्नई की यात्रा का समय 15 घंटे 10 मिनट है। तो यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से समझिए इस बात को कि चेन्नई कितना है, 20:45 है, और नागपुर वाला कितना है, 5:35 है। तो 20:45 में से 5:35 घटाएंगे तो आपका 15 घंटे 10 मिनट आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हुआ आपका सेकंड वाला हो गया। 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ दी जाती है और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है, प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ है। 50 में मान लीजिए एक पूर्ण संख्या मैंने जोड़ा, यक्स मैंने जोड़ा, और फिर उसी 50 में से मैंने उस संख्या को घटा दिया, प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का जोड़ पूछ रहा है, यानी इनको और इसको हम जोड़ेंगे तो यक्स से एक्स कटेगा, 50-50 कितना आया, 100 आया। यानी इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 वाला है, 100। तो इसका जो सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 100 यानी कि 100। उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले प्रैक्टिस सेट का नोटिफिकेशन जो मैं करवाऊँ आपके सीटेट से रिलेटेड, वह आपको मिल सके। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान की रफ्तार विद धीरज पांडे पे जुड़ सकते हैं और वहां से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां पे जाइए, क्लिक कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इसका पीडीएफ प्राप्त कीजिए। थैंक यू।